हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शाकिर अहमद बरबैया। आप सबका स्वागत है आप सबका प्यारा सा चैनल के केमिस्ट्री पे। सो दिस वीडियो इज द फोर्थ वीडियो ऑन कंटिन्यूशन ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट द राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन, Raoult's law for non-volatile solution, ideal solution, non-ideal solution and azeotropic mixture. And there will be one announcement. मैंने पहले बोला था कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को HS सेकेंड ईयर मतलब 12 का वीडियो रिलीज होगा एंड 11 का वीडियो रिलीज होगा मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। यहाँ पर मैं थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ। अभी जो वीडियो रिलीज होगा 12 का वीडियो रिलीज होने वाला है मंडे एंड फ्राइडे को एंड 11 का वीडियो रिलीज होगा ट्यूसडे एंड सैटरडे को और बीच बीच में वेडनेसडे को रिलीज हो सकता है 12 का वीडियो। अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो अभी मैं निकाल सकता हूँ वेडनेसडे को भी 12 का वीडियो एंड इधर थर्सडे को भी 11 का वीडियो निकाल सकता हूँ। मतलब अभी के लिए मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को रिलीज होगा 12 का वीडियो एंड ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को रिलीज होगा 11 का वीडियो। If anyone is new here, please subscribe my channel and press the bell icon so that you don't miss the updates. तो चलिए शुरू करते आज का टॉपिक। तो फर्स्ट है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किस तरीके के हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन का मीनिंग है यहाँ पर सॉल्यूट जो सब्सटेंस होगा ये भी लिक्विड फॉर्म में होगा और जो सॉल्वेंट सब्सटेंस होगा दिस इज ऑल्सो इन लिक्विड फॉर्म, बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड Raoult's law for volatile solute. Volatile solute. Raoult's law for volatile. Now what is volatile? Volatile क्या? Volatile मतलब जो easily इवापोरेट होना चाहता है, जो इजीली वेपर्स फॉर्म होना चाहता है उसे वोलाटाइल कह सकते हैं हम लोग। जो वेपर्स फॉर्म होना चाहता है, जो इवापोरेट होना चाहता है उसे वोलाटाइल कह सकते हैं। और नॉन वोलाटाइल मतलब जो इवापोरेट नहीं होगा, जो वेपर्स फॉर्म में नहीं जाएगा। तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर जो लिक्विड सॉल्यूशन है या फिर वोलाटाइल सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल मतलब लिक्विड इवापोरेट नहीं होगा तो वेपर्स फॉर्म नहीं होगा। अगर वेपर्स जेनरेट ही नहीं होगा तो प्रेशर कहाँ से क्रिएट होगा। तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर जो है वो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए कम होता है एज कंपेयर टू वोलाटाइल सब्सटेंस। तो दिस वेपर प्रेशर, नाउ व्हाट इज वेपर प्रेशर? अगर एक क्लोज कंटेनर में सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो हीट करने के कारण जो वेपर्स फॉर्म होता है दिस इज वेपर प्रेशर। दैट मीन्स द प्रेशर क्रिएटेड बाय द वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। सो यहां पर दोनों सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में है तो दोनों क्या करेगा, इवापोरेट होगा। तो ये जो वेपर्स प्रोड्यूस होगा दिस वेपर प्रेशर इज फॉर बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों के लिए होगा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। यहां पर एक सॉल्यूट कंपोनेंट है, पकड़िए ए कंपोनेंट, और जो सॉल्वेंट है वो बी कंपोनेंट है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट मतलब अगर ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है तो दिस वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब वेपर प्रेशर
जो ज़्यादा होगा अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए वी का सोल्यूशन बनाया, ए प्लस बी का सोल्यूशन बनाया, जहाँ पर ए का अमाउंट है 30% एंड बी का अमाउंट है 70%। तो ऑब्वियसली 70% मतलब ये सॉल्वेंट है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी ज़्यादा होंगे, तो B का अमाउंट जो वो ज़्यादा होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे B। तो अगर B ज़्यादा है तो यहाँ पर जो वेपर्स प्रोड्यूस होगा वो भी B का ही ज़्यादा होगा। तो अगर B का ज़्यादा हो रहा है वेपर्स प्रोड्यूस, तो वेपर प्रेशर भी B का ज़्यादा होगा। डेट मीन्स वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड विद मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है डेट मीन्स इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, ऐसे लिख सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। ये वाला सॉल्यूशन में है, दिस इज सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, सॉल्यूशन में नहीं है, वो अलग से, एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। इफ तो यहां पर मैंने बोला सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए एंड बी। फॉर कंपोनेंट ए, फॉर कंपोनेंट ए, अगर कंपोनेंट ए के लिए अगर वेपर प्रेशर लिखता हूं तो ऐसे होगा, वेपर प्रेशर of A in the solution is equals to vapor pressure of A in the pure state into mole fraction of A in the solution. For component B, B के लिए भी ऐसे लिख सकते, vapor pressure of B in the solution, ये solution में vapor pressure कितना है, is equals to vapor pressure of B in the pure state in the mole into mole fraction of B in the solution, से ऐसे लिख सकते। अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो होगा टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशन में है, ये भी सॉल्यूशन ये भी सॉल्यूशन, तो द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो दिस इज डाल्टन्स लॉ, ये वाला डाल्टन्स लॉ है। तो दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा पी ए नॉट इंटू काई ए प्लस पी वी नॉट काई वी। अच्छा, as we know the total mole fraction is always 1 and this is a binary system। यहाँ पर सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, एक है ए कंपोनेंट एक है बी कंपोनेंट, तो दोनों मिला के 1 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से पी ए नॉट इंटू 1 माइनस ऑफ काई बी, मतलब काई ए का वैल्यू 1 माइनस ऑफ काई बी, सिंस काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी वी नॉट into chi v. So P A naught plus P V naught minus P A naught into chi v, ऐसा कुछ रिलेशन आएगा टोटल प्रेशर का इफ इट इज ए बाइनरी कंपोनेंट, इफ इट इज ए बाइनरी सिस्टम। अच्छा, इफ दिस इज ओनली प्योर है, अगर ये सिर्फ प्योर ए का कंपोनेंट है, तो इफ प्योर ए, अगर सिर्फ ये प्योर ए है तो प्योर ए होने से जो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी ए, क्योंकि इफ प्योर है, प्योर ए होने से डेट इज जो बी कंपोनेंट में था काई बी 0 हो जाएगा। टोटल प्रेशर क्या था, P इक्वल्स टू पी ए नॉट काई ए प्लस पी वी नॉट काई वी। तो अगर काई वी 0 हो जाता है तो ये कंपोनेंट पूरा 0 हो जाएगा, तो रहेगा ये वाला। इफ इट इज प्योर बी, अगर सिर्फ प्योर बी का कंपोनेंट है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का प्रेशर जो होगा वो होगा पी वी नॉट इंटू काई बी, क्योंकि इधर डेट इज
काई ए 0 हो जाएगा। प्योर है मतलब क्या है, सॉल्यूशन में सिर्फ ए का कंपोनेंट है, बी नहीं है, तो बी नहीं है मतलब बी 0 है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन वर्सेस व्यापार प्रेशर का ग्राफ। अच्छा, यहां पर दो कंपोनेंट है, देखिए एक कंपोनेंट ए, दूसरा है कंपोनेंट बी। तो यहां लिखते हैं काई ए इक्वल टू 0, मतलब स्टार्टिंग में 0 का कुछ कंपोनेंट नहीं था, और काई वी इक्वल टू 0 मतलब प्योर बी कंपोनेंट था, काई बी इक्वल टू 1, प्योर बी कंपोनेंट था स्टार्टिंग में, और ए का कंपोनेंट नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होता गया और काई ए का वैल्यू 1 हो गया एट लास्ट, एंड तब काई बी क्या हुआ, 0 हो गया। तो एट दैट पॉइंट यहां पर देखिए काई बी 1 है, मतलब मैक्सिमम है। अगर इसका मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इधर रिलेशन है ये वाला। तो यहां पर जो कंपोनेंट आएगा तो P, ये B का है तो पी वी नॉट, ठीक है। तो ये देखिए B जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है मोल फ्रैक्शन, मतलब इसका वैल्यू डिक्रीज होगा, ठीक है। B का वैल्यू डिक्रीज होगा और ये हाईएस्ट होगा जब 1 है, मोल फ्रैक्शन जब 1 है तब इसका वैल्यू हाईएस्ट होगा, दिस इज पी बी नॉट, और धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये B का वैल्यू है, तो B मतलब पी वी इज इक्वल्स टू काई पी बी नॉट इंटू काई वी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पी बी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। जब काई वी 1 था, देखिए काई वी जब 1 था तब ये जो पी वी नॉट पी वी था ये पी वी नॉट था, दिस इक्वल टू दिस। तो ये देखिए इसका जो हाईएस्ट वैल्यू है पी वी नॉट होगा जब इसका वैल्यू 1 होगा, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड यहाँ पर काई ये देखिए 1 है, मतलब इसका वैल्यू पार्शियल प्रेशर 1 होगा जब पी ए नॉट। तो ये वी क्या हो रहा है, धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बेंड होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये वाला पी ए है, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू काई ए, एंड दिस इज द टोटल प्रेशर। P इज इक्वल्स टू, या फिर पी टी इक्वल्स टू लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी। नाउ यू मे थिंक दैट ये पी वी नॉट नीचे क्यों है और ये पी ए नॉट ऊपर क्यों है। सो ये जो है ये वोलाटिलिटी के ऊपर डिपेंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पकड़ा जो एक कंपोनेंट है दिस इज मोर वोलाटाइल, जो इजीली वेपर्स फॉर्म हो रहा है। मैंने पहले भी बोला था वोलाटाइल मतलब जो इजीली वेपर्स फॉर्म करेगा, तो इसका वोलाटाइल नेचर जो है वो ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो ये इजीली वेपर्स फॉर्म करेगा, मतलब वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। आप अगर घुमा के लिखते हो तो आपका मर्जी है, गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। यहाँ पर मैंने वोलाटाइल नेचर ए का ज़्यादा दिया, ए इज मोर वोलाटाइल, यहाँ पर मैंने वोलाटिलिटी ज़्यादा दिया, ए का ज़्यादा पकड़ के डायग्राम ड्रॉ के, ए इज मोर वोलाटाइल देन वी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूशन, ठीक है। और एक बात याद रखिए, द मोर वोलाटाइल कंपोनेंट हैव मोर वेपर फेज, जिसका वोलाटाइल कंपोनेंट ज़्यादा होगा उसका वेपर फेज भी ज़्यादा होगा। सो सिंपल है। So next is vapor pressure of solutions of solids in liquids. Here the solute particle is in solid form and solvent particle is in liquid form. तो वेपर प्रेशर सॉलिड्स इन लिक्विड्स में वेपर प्रेशर किस तरीके से डिपेंड करेगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। मतलब ये सोल्यूट जो है नॉन वोलाटाइल है, वो इवापोरेट नहीं होना चाहता, ये जो सोल्यूट है वो इवापोरेट नहीं होगा, वो वेपर फॉर्म में नहीं जाएगा। तो एज कंपेयर टू वोलाटाइल सोल्यूट दिस नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन हैव लेस वेपर्स,
वेपर प्रेशर जो वो कम होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में, क्योंकि यहां पर जो लिक्विड्स है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ओनली लिक्विड नहीं है, लिक्विड के साथ सॉलिड भी है, लिक्विड के साथ सॉलिड भी है। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल इवापोरेट नहीं होगा। इवापोरेट नहीं होगा मतलब ये जो स्पेस है, ये स्पेस ऑक्युपाई करके रख देगा सॉलिड पार्टिकल। बट लिक्विड क्या होगा, ये यहाँ से इवापोरेट होके वेपर फॉर्म में चला जाएगा, यहाँ पर दूसरा लिक्विड आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड क्या होगा, इवापोरेट नहीं होगा, वेपर्स फॉर्म में नहीं जाएगा। एज ए रिजल्ट ये जो स्पेस है ये ऑक्युपाई करके रख देगा एंड जो लिक्विड है, लिक्विड यहाँ नहीं आ पाएगा। तो ये क्या करेगा, ये कोलिशन होगा, जिस सॉलिड के साथ इस लिक्विड का कोलिशन होगा। सो वेपर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर्स डिक्रीज ही होता है। और इसका जो ग्राफ है, फॉर इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ग्राफ में सिर्फ एक ही कंपोनेंट आएगा, सॉल्वेंट कंपोनेंट। तो हियर काई ए इज इक्वल टू 0। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर उसका प्रेशर जो होगा कम होगा, और जब मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। सो ये वाला डायग्राम होगा PA0, ठीक है। तो यहाँ इन द केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सिर्फ ग्राफ जो है वो डिपेंड करेगा ए के ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, बिकॉज सॉल्यूट इज ए नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट वेपर्स फॉर्म में नहीं जाएगा। अगर वेपर्स फॉर्म ही नहीं होगा तो पार्शियल प्रेशर कहाँ से प्रोड्यूस होगा, पार्शियल प्रेशर अगर नहीं होगा तो ऐसे ग्राफ नहीं फॉर्म होगा। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये जो वेपर्स फॉर्म हो रहे, वेपर्स किसके लिए फॉर्म हो रहे, बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड, ये लिक्विड के कारण ही वेपर्स फॉर्म हो रहे। तो यहाँ पर जितने भी पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पर जितने भी पार्शियल प्रेशर है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं द वेपर प्रेशर of this solution is equals to वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कारण ही जो वेपर प्रेशर होंगे वही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा, क्योंकि सॉल्यूट वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा इन दिस सॉल्यूशन। एंड अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ के हिसाब से क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन दिस सॉल्यूशन, vapor pressure of the solvent in the solution is equal to vapor pressure of the solvent in pure form। ऐसे था ना, PA equals to PA0 into chi A। तो इसका मीनिंग ये है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पर मैंने A को सॉल्वेंट लिया, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर, या फिर पार्शियल वेपर प्रेशर भी कह सकते, वेपर प्रेशर of the solvent in the pure form, ये important है, in the pure form या फिर in the pure state, multiply by mole fraction of the solvent in the solution, mole fraction of the solvent in the सॉल्यूशन, ठीक है। अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो देखिए यहाँ पर है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन।
ये भी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट है, तो इस जगह पे आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली PS लिख रहा हूँ। PS मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट। तो P0, तो सॉल्वेंट को मैं डायरेक्ट A लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, या फिर बेटर होगा 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो P10 वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। यहाँ पर साइड में लिख दीजिए 1 इज सॉल्वेंट, 2 इज सॉल्यूट, ठीक है। तो 1 अगर सॉल्वेंट है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स भी होगा N1, N2 अगर सॉल्यूट है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स भी होगा N2। तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, देन वी कैन राइट Chi1 is equals to N1 by N1 plus N2 because mole fraction is equal to number of moles of that component divided by total number of moles। तो ये हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं therefore PS by P10 is equals to N1 by N1 plus N2 लिख सकते हैं। Then अगर इसको 1 से माइनस करते हैं, 1 माइनस PS by P10 is equals to 1 माइनस N1 by N1 plus N2 implies, LCM ले लेंगे, P10 माइनस PS N2 N1 प्लस N2, ऐसा कुछ इक्वेशन हो जाएगा इसका फाइनल इक्वेशन। तो आप देखिए ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये P10 is the partial pressure in pure form and this is partial pressure of the solution। तो सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर देखिए कम है, माइनस है, तो दिस इज ए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम लोग कह सकते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि P10 देखिए P10 जो है वो है सॉल्वेंट का प्रेशर, प्योर प्रेशर, और दिस इज सॉल्यूशन का प्योर प्रेशर। तो दोनों माइनस हो रहा है, मतलब ये लोअरिंग प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लो हो रहा है। तो दिस इज लोअरिंग ऑफ प्रेशर। और इसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, प्योर कंपोनेंट 1 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, सॉल्वेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, प्योर कंपोनेंट के साथ। तो इसको कह सकते हैं दिस इज relative lowering of vapor pressure। पूरा P10 minus PS by P10 is the relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं this relative lowering of vapor pressure is equal to the number of mole fraction of the solute। this is mole fraction of the solute, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये यूनिट। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के तरफ जाते हैं। तो प्रॉब्लम, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 मिलीमीटर Hg and 415 millimeter Hg respectively। कैलकुलेट नंबर 1 द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें निकालना है नंबर 1 में वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब टोटल प्रेशर निकालना है PT, ठीक है। बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, दैट मीन्स टोटल प्रेशर निकालना है। तो टोटल प्रेशर मिलेगा हमको, क्लोरोफॉर्म का अगर प्रेशर निकालते हैं और डाइक्लोरोमीथेन का अगर निकालते हैं CH2Cl2, तो इन दोनों का अगर पार्शियल प्रेशर निकाल देते और दोनों को ऐड कर देते तो टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो चलिए पहले PCCl3 निकालते हैं। तो PCHCl3 इज इक्वल्स टू P0 मैं C लिख रहा हूं, तो क्लोरोफॉर्म
दिस इज क्लोरोफॉर्म. Pc इज इक्वल्स टू Pc नॉट इंटू काई सी इज इक्वल टू, दिस इज प्योर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म. तो शायद गिवन है प्योर प्रेशर. यस, प्योर प्रेशर है P नॉट क्लोरोफॉर्म इज इक्वल्स टू 200 P नॉट डाइक्लोरोमीथेन इज इक्वल्स टू 415 mmHg. Okay. So by mixing 25.5, तो W of C है 25.5 ग्राम एंड W of डाइक्लोरोमीथेन है 40 ग्राम. ठीक है, तो यहां से देखिए हम लोग निकाल सकते हैं. Pc नॉट है 200 मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म. तो क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. टोटल मोल्स में क्लोरोफॉर्म का मोल्स एंड डाइक्लोरोमीथेन का मोल्स आएगा. ठीक है, तो कैलकुलेट कर सकते एनसी. एनसी कितना होगा? एनसी इज इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास. अमाउंट है 25.5, इजी है. मोलिकुलर मास आएगा, क्लोरोफॉर्म का मोलिकुलर मास होगा आपका 119.5. तो ये कैलकुलेशन करके देखिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.213 मोल. और मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन होगा, इधर अमाउंट है 40 डिवाइडेड बाय 85 इज इक्वल्स टू होता है 0.470 मोल. फिर तो इजी है, फिर सिर्फ यहाँ पर इक्वेशन में बैठाना है और पीसी निकाल देना है. सिमिलरली पीडी भी हम लोग निकाल सकते हैं. पीडी इज इक्वल्स टू पीडी नॉट, डी मतलब डाइक्लोरोमीथेन और सी मतलब क्लोरोफॉर्म, तो काई डी. तो डी नॉट है आपका 415 एंड काई डी मतलब एन डी डिवाइडेड बाई एन सी प्लस एन डी. तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. तो पीडी का वैल्यू होगा 62.4, पीसी का वैल्यू होगा 62.4 आफ्टर कैलकुलेशन. देखिए एंड पीडी 285.5 mm. दिस इज ऑल्सो mm. फिर आप लोग पीटी निकाल दीजिए. देयरफॉर पीटी इज इक्वल्स टू पीसी प्लस पीडी. तो दोनों ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही होगा आंसर एंड यूनिट है mm. नेक्स्ट नंबर 2 करना है, नोट डाउन कर लीजिए. टू है कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज. मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है क्लोरोफॉर्म का भी एंड डाइक्लोरोमीथेन का भी इन वेपर फेज. मतलब वेपर्स प्रोड्यूस होने के बाद ये वेपर्स में मोल फ्रैक्शन, डाइक्लोरोमीथेन का मोल फ्रैक्शन कितना है एंड क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन कितना है वो निकालना है. तो हम लोग वेपर फेज को Y से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन. तो यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन निकालना है एंड क्लोरोफॉर्म निकलना है. तो सेम राउल्स लॉ यूज करेंगे. तो राउल्स लॉ अगर यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज इक्वल्स टू partial vapor pressure of dichloromethane in solution divided by partial vapor pressure of dichloromethane in pure form. ठीक है, तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पीडी नॉट का वैल्यू था कुछ पीडी नॉट 415 एंड पीडी हम लोगों ने निकाला है अभी डाइक्लोरोमीथेन 285 जो 62.4, सॉरी डाइक्लोरोमीथेन है 285.5. तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वही होगा. सिमिलरली हम लोग YC भी निकाल सकते हैं. YC मतलब PC डिवाइडेड बाई PC नॉट. तो दोनों का वैल्यू है, बस पुट करिए और आंसर.
और नेक्स्ट प्रॉब्लम, टू लिक्विड्स x एंड y ऑन मिक्सिंग फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, मतलब दो लिक्विड x एंड y मिलने के कारण एक आइडियल सोल्यूशन फॉर्म हुआ। एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन containing 3 moles of X and 1 mole of Y is 550 mmHg, but when 4 mole of X and 1 mole of Y are mixed, the vapor pressure of the solution thus formed is 560. What would be the vapor pressure of pure X and pure Y? तो pure X and pure Y का vapor pressure निकालना है। तो let Px naught be the pure pressure of X and Py naught with the pure pressure of Y. Okay. And here told that the two gas mixing to form an ideal solution, तो टोटल प्रेशर जो होगा डेफिनेटली PT इज इक्वल्स टू PX प्लस PY, ठीक है, ये वाला डेफिनेटली होगा। और गिवन है दो कंडीशन है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन लिखता हूं, फर्स्ट कंडीशन में गिवन है n ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 and n of y is equals to 1 and its vapor pressure of the solution, that means P total is equals to 550 mm, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। तो हम लोग अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करते तो देखते क्या होता है। Therefore 550 is equals to Px। Px का मतलब क्या है, Px नॉट इंटू काई x प्लस Py नॉट इंटू काई y, ऐसे लिख सकते। तो 550 is equals to P नॉट x, P नॉट x का वैल्यू पता नहीं है क्योंकि ये निकालना है, ये इंटू काई x, मोल फ्रैक्शन ऑफ x। मोल फ्रैक्शन ऑफ x मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x डिवाइड बाई टोटल मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x है 3 और टोटल मोल्स मतलब 3 प्लस 1 प्लस Py नॉट इंटू नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ y मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो y का मोल से 1 डिवाइडेड बाई 4, तो implies 540 is equals to 3 by 4 Px naught plus 1 by 4 Py naught। ये वाला एक इक्वेशन मिल गया हमें। अब ये सेकंड केस के तरफ जाते हैं। दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड कंडीशन, गिवन 4 mole of x, that means number of mole of x is equals to 4 and number of moles of y is equals to 1. The vapor pressure of the solution is 560. At this condition vapor pressure of the solution is 560. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 560 is equals to P naught x into number of moles of x 4 divided by total moles मतलब 4 plus 1 5 plus P naught y into 1 by 5। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है।
कंपेयर करने के बाद ये px का वैल्यू एंड py का वैल्यू निकालना है। तो बेटर होगा किसी एक, या तो px या फिर py, किसी एक को हम लोग दोनों इक्वेशन में बराबर कर देते हैं एंड देन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से, तब जाके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पहले हम लोग किसी एक, या तो px या फिर py, किसी एक को हम लोग सेम कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 के साथ अगर 4 मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए ये हो जाएगा 1, और इक्वेशन 2 के साथ अगर 5 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी हो जाएगा 1। देन अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये y टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत इजी है। तो 4 is multiplied with equation 1, we get, में क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई करने से 4 इंटू 550 तो हो जाएगा 2200 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3/4 मतलब 3py0 प्लस py0, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं इसको। एंड नेक्स्ट 5 इंटू इक्वेशन 2, तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करना है 560 को, तो 5 से अगर 560 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2800 इज इक्वल्स टू 4p0x प्लस p0y, ये हो जाएगा इक्वेशन 4। अभी अगर इक्वेशन 3 को 4 से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते, तो px निकल के आ जाएगा। तो चलिए इक्वेशन 3 माइनस 4 वी गेट। तो अगर इक्वेशन 4 को 3 से माइनस करते हैं तो देखिए 3 माइनस 4 तो 2200, बेटर होगा 4 माइनस 3 करते क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर साइड चेंज करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 मतलब 2800 माइनस 2200 इज 600, ठीक है। 4p0x माइनस 3 तो हो जाएगा p0x, ये दोनों कैंसिल हो, तो इम्प्लाइज p0x मतलब partial pressure of pure component x is equals to 600 mm। यहां से हम लोग y भी निकाल सकते हैं किसी एक इक्वेशन में पुट करके। तो substituting the value of px in equation 3 we get, ठीक है। substituting the value of px in equation 3, मैं 3 में पुट कर रहा हूं, आप लोग 4 में भी पुट कर सकते। 2600 is equals to 2200 is equals to 3 into 600, ये x था, 3 into 600 plus p0y implies p0y is equals to 2200 minus 1800 तो हो जाएगा 400 mm, ठीक है। बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग भी है साथ ही साथ। अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। non-ideal solution, the solution which does not obey Raoult's law। तो ये तो डेफिनेशन है, लेकिन चलिए अभी इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए, सेटिस्फाई होने के लिए 4 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1 राउल्स लॉ। तो मतलब राउल्स लॉ यहाँ पर
कैसा रोल प्ले करेगा आइडियल सॉल्यूशन में। तो आइडियल सॉल्यूशन मतलब यहां पर ये एक सॉल्यूशन है जहां पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्स होगा। सो पकड़िए एक ए सॉल्यूट है, जब बी सॉल्यूट के साथ मिक्स होगा तब न्यू सॉल्यूशन फॉर्म होगा जहां पर रहेगा AV। ठीक है, हाँ। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब इसका द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is equal to the sum of the partial pressure of each component. So that means P solution is equals to PA plus PV। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ये फॉलो करेगा। अगर ये फॉलो करता है, इसका पार्शियल प्रेशर, दोनों का जितना है पार्शियल प्रेशर मिला के अगर सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर है तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज आइडियल सॉल्यूशन। नंबर 2, फर्स्ट वन राउल्स लॉ। नंबर 2, डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। अब ये डेल्टा V मिक्सिंग क्या है? डेल्टा V मिक्सिंग का मीनिंग है चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0। मतलब यहां पर अगर 10 ml है, यहां पर अगर 20 ml है और दोनों को जब मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो कितना होगा? 10 + 20, तो टोटल 30 ml। अगर ये 30 ml होता है तो 30 - 30, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है 30, इनिशियल है 10 + 20 मतलब 30, तो टोटल हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0। तो ये ऐसा क्यों होता है चेंज इन वॉल्यूम? इसको समझने के लिए हमें इंटरेक्शन को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो AA सॉल्यूट पार्टिकल्स है और यहां पर जो VV सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, इसका जो इंटरेक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, और ये जो फॉर्म सॉल्यूशन फॉर्म होने के बाद जो AV का इंटरेक्शन रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, अगर इंटरेक्शन सेम रहता है तो जैसा है साइज उसका वैसा ही साइज रहेगा, लेकिन अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाता है तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल पास में आ जाएगा, और मॉलिक्यूल अगर पास में आ जाएगा तो उसका साइज घट जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। और अगर वीक इंटरेक्शन हो जाएगा एज कंपेयर टू स्टार्टिंग मटेरियल तो क्या हो जाएगा? वीक इंटरेक्शन होने से मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा, लूज होने से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, एज सिंपल। लेकिन यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि इसका AABB का इंटरेक्शन AB इंटरेक्शन के जैसे ही है, इसलिए इसका वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 0 होता है। लेकिन एक्चुअली जो है ना, ये आइडियल सॉल्यूशन बहुत ही कम सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। कुछ ही सॉल्यूशन है जैसे कि बेंजीन, टोलुइन सिस्टम, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ऐसे कुछ ही सॉल्यूशन है जहां पर आइडियल सॉल्यूशन आइडियलिटी फॉलो करता है, लेकिन मैक्सिमम सॉल्यूशन पे आइडियल सॉल्यूशन फॉलो नहीं करता है, आइडियल कंडीशंस फॉलो नहीं करता है। जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करते तो क्या होता है? उसका पार्शियल प्रेशर सेम नहीं रहता, उसका वॉल्यूम चेंज होता है। नेक्स्ट नंबर 3, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी दैट मीन्स डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। मतलब मिक्स करने के बाद जो चेंज होगा एंथैल्पी का वो भी 0 रहेगा। इसका रीजन भी सेम ही है इसके तरह। अगर यहां से जब AA सॉल्यूट एंड BB सॉल्यूट का जो हीट एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो ये दोनों हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जब सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है तो उतना अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। तो रिलीज माइनस एब्जॉर्ब, तो अगर 30 जूल रिलीज हो रहा है हीट और इधर 30 जूल एब्जॉर्ब हो रहा है तो 30 - 30 0, तो एंथैल्पी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इन राउल्स लॉ, चेंज इन वॉल्यूम एंड डेल्टा H मिक्सिंग, इन तीनों कंडीशन को एक्चुअली ये इंटरेक्शन के साथ ही हम लोग समझ सकते हैं। इंटरेक्शन मतलब यहां पर जो AV का इंटरेक्शन होगा, AV इंटरेक्शन is equals to AA
एंड बीवी इंटरेक्शन। ठीक है, अगर राउल्स लॉ समझना है तो ये एवी इंटरेक्शन ये वाला चाहिए, अगर डेल्टा वी मिक्सिंग समझना है तो भी ये इंटरेक्शन वाला कंडीशन चाहिए, डेल्टा एच मिक्सिंग समझना है तो भी इंटरेक्शन। क्यों? ये इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करके ये तीनों कंडीशन आए हैं। ठीक है, अगर मैं राउल्स लॉ को समझाना चाहता हूं इस इंटरेक्शन के बेसिस पर तो ऐसा होगा कि ये जो ए का इंटरेक्शन है यहां पर, तो ये इंटरेक्शन क्या है, सेम है एवी के तरह। तो क्या होगा, जो वेपर्स प्रोड्यूस होंगे जिस टेम्परेचर में, जिस प्रेशर में, जिस कंडीशन में ये वेपर प्रोड्यूस होगा, ये प्रेशर प्रोड्यूस होगा, सिमिलरली एबी भी वही कंडीशन में प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि इसका इंटरेक्शन जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और इसका जो इंटरेक्शन है दोनों सेम है। तो ये जिस कंडीशन में वेपर्स प्रोड्यूस होगा ये भी उसी कंडीशन में वेपर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसका ए वी इंटरेक्शन एंड ए एंड बी बी इंटरेक्शन सेम है, तो इसका भी पार्शियल प्रेशर दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब ये जो कंडीशन मैंने बताया, तीनों कंडीशन, एक्चुअली मेन तीन कंडीशन है, राउल्स लॉ, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन एंथैल्पी, ये तीनों कंडीशन फॉलो नहीं करेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट देखते हैं राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ मतलब partial pressure of the solution is not equal to partial pressure of A plus partial pressure of B। तो ये क्या होगा, ये इक्वल टू नहीं होगा, या तो ज्यादा होंगे या फिर कम होंगे। वो कैसे? क्योंकि अगर इंटरेक्शन अगर यहां पर ए बी का इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू ए एंड बी बी, तो यहां पर अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तो इस इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा प्रेशर का जरूरत पड़ेगा। दैट मीन्स यहां पर जो वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होगा यहां पर कम वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहां पर इंटरेक्शन स्ट्रांग इंटरेक्शन है। सेम कंडीशन में अगर इस यहां पर जो कंडीशन अप्लाई करके जो प्रेशर मिला था, पार्शियल प्रेशर, जो वेपर प्रेशर मिला था, सेम कंडीशन में हमें वो वेपर प्रेशर नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस एवी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर, दिस एवी हैज क्वाइट स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यहां पर, और इस फोर्स को तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सेम कंडीशन में उतना प्रेशर नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। तो कम मिलेगा मतलब इसका जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो लेस देन हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस पी ए एंड पी बी। और अगर इसका एवी का इंटरेक्शन वीक होता है, वीक होने से क्या होगा, ये इजीली प्रेशर फॉर्म, वेपर प्रेशर फॉर्म कर लेगा, प्रोड्यूस कर लेगा एज कंपेयर टू दिस टू, तब क्या होगा, इसका सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो वो डिटेल्स में डिस्कस करूंगा बाद में। नंबर 2, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। तो सेम है, यहां पर जो इंटरेक्शन मैंने बताया, अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एक दूसरे के पास आ जाएगा। अगर पास आ जाएगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर डिक्रीज हो जाएगा तो लेस देन होगा। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक है तो क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। वीक इंटरेक्शन है तो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होने से वो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, सो नंबर 3, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीनों कंडीशन। तो अगर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, या फिर डेल्टा वी मिक्सिंग इंक्रीज होता है, या फिर डेल्टा एच मिक्सिंग इंक्रीज होता है, या फिर डिक्रीज होता है तो यहां पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे दो तरीके से। एक है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, मतलब राउल्स लॉ से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब राउल्स लॉ से ज्यादा होगा।
एंड दूसरा है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ या फिर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो नंबर 1 पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर या फिर आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा किस तरफ, पॉजिटिव की तरफ। अच्छा, मैंने और एक ग्राफ ड्रॉ नहीं किया आइडियल सॉल्यूशन का, वो तो आप लोगों को पता ही है, राउल्स लॉ का जो ग्राफ था ये वाला। ये वाला, ये अगर काई ए इक्वल टू 0 है, काई बी 1 है, काई ए 1 है, काई बी 0 है, तो यहाँ पर होगा ये बी है तो मतलब पी वी नॉट, ये ए है तो ये होगा पी नॉट ए, और ये वाला होगा टोटल प्रेशर पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये जो हो रहा है ये होगा P इज इक्वल्स टू काई पी बी इक्वल्स टू काई बी पी बी नॉट, और ये वाला होगा पी ए इक्वल टू काई ए पी ए नॉट। ठीक है, तो ये है आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। तो अगर पॉजिटिव डिविजन मतलब राउल्स लॉ के पॉजिटिव साइड में जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला जो ये ग्राफ था ऐसे स्ट्रेट, ये ऐसे नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएट हो जाएगा। ये वाला भी पॉजिटिव डेविएशन होगा, ये भी पॉजिटिव डेविएशन होगा। ठीक है, तो इसका कंडीशन देखते हैं। नंबर 1, तो राउल्स लॉ जो था मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, या फिर बेटर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए नहीं लिखे, पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई वी, या फिर लिख सकते यहाँ पर पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट काई ए, या फिर पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट काई बी। ठीक है, ऐसे लिख सकते। तो टोटल प्रेशर जो होगा वो इंडिविजुअल प्रेशर से ज़्यादा होगा, पॉजिटिव के तरफ जाएगा। वो क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो AV का इंटरेक्शन है यहाँ वीक इंटरेक्शन है। अगर यहाँ पर इंटरेक्शन वीक है तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन में ज़्यादा फॉर्म हो जाएगा, तो इसका टोटल सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहेगा, एज सिंपल। नंबर 2, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। क्यों है ऐसा, मतलब फाइनल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इनिशियल। डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग करने के बाद वॉल्यूम। तो यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो फाइनल का वॉल्यूम जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब फाइनल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा फाइनल का वॉल्यूम, बिकॉज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी, क्योंकि AV का इंटरेक्शन जो है वो वीक होगा। वीक होने से वो साइज जो है वो मॉलिक्यूल्स पास में नहीं आ पाएंगे, दूर जाएंगे। इंटरमीडिएट का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक है, एक दूसरे से दूर जाएंगे मतलब साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वाला। नंबर 3 सेम रीजन है, डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका ऐसे ग्राफ होगा, इंक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएट हो जाएगा। देखिए, और यहाँ पर एक बात याद रखिए, यहाँ पर जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है तो इसका अगर AA सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, BB का लेट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर BB का होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, A का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, BB का 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो AV मॉलिक्यूल्स का जो AV सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर वीक इंटरेक्शन है, पार्शियल प्रेशर इजीली फॉर्म हो रहा है। पार्शियल प्रेशर अगर इजीली फॉर्म हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो 100 से भी कम हो जाएगा। पकड़िए ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 95 ऐसा कुछ। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो
बॉइलिंग हो रहा है, यहाँ पर मिनिमम हो रहा है एज कंपेयर टू दिस टू, एंड दिस इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स मैं बाद में डिस्कस करूंगा, जस्ट यहाँ पर बता के रख रहा हूँ पॉजिटिव डेविएशन के साथ कैसे रिलेटेड है एजियोट्रोप्स। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। नेगेटिव डेविएशन मतलब आइडियल सॉल्यूशन के नेगेटिव साइड में चला जाएगा, ठीक है, नीचे से। द ग्राफ विल बी लाइक दैट, दिस इज पी बी नॉट, दिस इज पी ए नॉट, जो भी था पी बी या पी ए, आप लोग देख लीजिए एक बार। तो आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ था ये वाला आइडियल, ये था आइडियल, ये था आइडियल। अभी हो जाएगा नेगेटिव डिवीजन, मतलब इस तरह, इस तरह, इस तरह, ये होगा नेगेटिव। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं दिस इज आइडियल एंड दिस वन इज एक्चुअल, ठीक है। सो यहां पर भी कंडीशन सेम है। फर्स्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन पी ए नॉट काई ए प्लस पी वी नॉट काई वी, या फिर लिख सकते हो पी ए इज लेस देन पी ए नॉट काई ए कॉमा पी बी लेस देन पी वी नॉट काई वी, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सो लॉजिक सेम ही है कि यहाँ पर जो ए वी का इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा एज कंपेयर टू ए एंड बी बी। अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या होगा, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा। डेट मीन्स यहाँ पर जो यूजुअल कंडीशन था उस यूजुअल कंडीशन में पार्शियल प्रेशर फॉर्म कम होगा, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए पार्शियल प्रेशर कम हो गया। नंबर 2, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0, मतलब यहाँ पर ज़्यादा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ज़्यादा है मतलब एक दूसरे मोलिकुल को पास आ जाएंगे। पास जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज होगा। नंबर 3, सेम है रीजन, डेल्टा एच मिक्सिंग एंथैल्पी ये भी लेस देन 0, ठीक है। तो इन तीनों याद रखिए, इन तीनों जो कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन का जो मेन लॉजिक है वो है इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन एंड ए बी इंटरेक्शन। अगर ए बी इंटरेक्शन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ए एंड बी बी इंटरेक्शन तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, इसका एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगा। अगर ए बी इंटरेक्शन वीक होता है तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इसका एंथैल्पी भी इंक्रीज हो जाएगा। और ग्राफ भी तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स, नाउ व्हाट इज एजियोट्रोप्स? इसका अगर डेफिनेशन में देखूं तो होगा दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर हैविंग ए डेफिनेट कंपोजिशन एंड बॉइलिंग लाइक ए प्योर लिक्विड इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग। मतलब ये जो एजियोट्रोप्स ये एक ऐसा, दिस इज ए मिक्सचर बट इट्स लाइक ए प्योर कंपोजिशन, ये एक प्योर कंपोजिशन की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने NaCl सॉल्यूशन लिया, NaCl में सॉल्यूशन में क्या रहेगा, NaCl एंड वाटर, और फिर मैंने क्या किया, इसको हीट किया। हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो वाटर है वाटर इवापोरेट हो जाएगा, NaCl नीचे रह जाएगा, ठीक है। या फिर मैंने इथानॉल लिया, इथानॉल एंड वाटर लिया, फिर दोनों को यूजुअली हीट किया। हीट करने के बाद क्या होगा, इथानॉल जो है वो पहले इवापोरेट हो जाएगा, वाटर इवापोरेट होने में
थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन एजियोट्रोप्स एक ऐसा मिक्सचर है जहां पर सिर्फ एक कंपोनेंट इवापोरेट नहीं होगा, दोनों कंपोनेंट एक ही साथ इवापोरेट होंगे, ठीक है। तो उस फॉर डेट एक सर्टेन कंपोजिशन चाहिए, सर्टेन कंपोजिशन एंड एट फिक्स टेम्परेचर, तब जाके वो एजियोट्रोप्स बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर ethanol solution and the composition is 5% water and 95% ethanol, ठीक है। तो वाटर एंड इथानॉल का कंपोजिशन बनाया जहां पर 5% वाटर लिया, इथानॉल लिया 95%, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन एंड इथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली 352 केल्विन, ठीक है। और दोनों को जब हीट किया 371.15 पे, मतलब 371 पे अगर हीट किया, 371.15 पे हीट किया, बॉयल किया, तब जाके क्या होता है, दोनों कंपोनेंट एक ही साथ बॉयल हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इथानॉल बॉयल हो रहा है, 371 मतलब इसको बॉयल होना था, इसको बॉयल नहीं होना था, लेकिन सिर्फ ये नहीं, दोनों एक साथ बॉयल होने लगे, इवापोरेट होने लगे, ठीक है। तो इस ऐसे टाइप ऑफ मिक्सचर को हम लोग कह सकते हैं एजियोट्रोप्स। और एक एग्जांपल देखिए समझाता हूं, वाटर HCl सॉल्यूशन, जहां पर HCl का कंपोजिशन होगा 20% एंड वाटर का कंपोजिशन होगा 80%। वाटर है 373 केल्विन एंड HCl है HCl का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम रहेगा, आई थिंक 188, ठीक है। और दोनों इसी कंपोजिशन में मिलाने के बाद जब 383 पे हीट किया, बॉयल किया, तब जाके दोनों मिक्सचर एक साथ बॉयल होने लगे, दोनों एक साथ इवापोरेट होने लगे, ठीक है, दोनों एक साथ बॉयल होने लगे। तो इसी टेम्परेचर को, इसी मिक्सचर को हम लोग एजियोट्रोप कह सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैक्सिमम क्योंकि इधर जो टेम्परेचर का वैल्यू है, बॉइलिंग पॉइंट है 373, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एंड HCl का बॉइलिंग पॉइंट 188 केल्विन, बट जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो हो गया ज्यादा, तो हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तब क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो उसका एग्जांपल मैंने पहले बोला था, वाटर एंड इथानॉल, जहां पर 95% इथानॉल कंपोजिशन होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन जो होता है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में ही शो होता है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में आपका इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शन वीक होता है। वीक होने के कारण वेपर्स क्या होगा, इजीली प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर वेपर्स इजीली प्रोड्यूस होता है मतलब यहाँ पर टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा मतलब मिनिमम। और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर में क्या होता है, एवी इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग होता है मतलब ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने से इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, मतलब इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। फॉर डेट इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, एज सिंपल। तो याद रखिए, दो एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया साथ ही साथ। सो आज के लिए इतना ही, ये वाला पार्ट। बोला था कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को HS सेकेंड ईयर मतलब 12 का वीडियो रिलीज होगा एंड 11 का वीडियो रिलीज होगा मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। यहाँ पर मैं थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ। अभी जो वीडियो रिलीज होगा वो
12 का वीडियो रिलीज होने वाला है मंडे एंड फ्राइडे को, एंड 11 का वीडियो रिलीज होगा ट्यूसडे एंड सैटरडे को, और बीच बीच में वेडनेसडे को रिलीज हो सकता है 12 का वीडियो। अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो अभी मैं निकाल सकता हूँ वेडनेसडे को भी 12 का वीडियो, एंड इधर थर्सडे को भी 11 का वीडियो निकाल सकता हूँ। मतलब अभी के लिए मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को रिलीज होगा 12 का वीडियो, एंड ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को रिलीज होगा 11 का वीडियो। So, and if anyone is new here, please subscribe my channel and press the bell icon so that you don't miss the updates.